तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि कल से करंट अफेयर्स की क्लास भी शुरू हो जाएगी और नियमित हमारी करंट अफेयर्स की क्लास शाम को 6 से 7 के बीच में आपको वीडियो मिल जाएगा और मॉर्निंग सुबह 6 बजे डेली हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो सुबह 6 बजे आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि पिछले कई दिन से करंट अफेयर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, तो 2-3 दिन से जो भी मुझे मतलब न्यूज़ सही लगी एग्ज़ाम के लिए वो मैंने यहाँ पे ले ली है। तो आज का थोड़ा लंबा हो जाएगा डेली, फिर आगे आने वाले करंट अफेयर्स 15-20 मिनट के ही रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों, एक पर्सनैलिटी है सुहास एलवाई। ये ना सिर्फ हमारे किताबों के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी सीख लेने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं इनके बारे में। कौन है सुहास एलवाई? तो नोएडा के डीएम सुहास टोक्यो में करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। 6 बार देश के लिए जीत चुके हैं गोल्ड मेडल। तो आप समझ सकते हो, डीएम है ये, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है सुहास एलवाई। और अब ये है टोक्यो ओलंपिक खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। तो मतलब पहले से कलेक्टर है और कलेक्टर होते हुए भी इन्होंने खेल में जो इनकी रुचि थी वो छोड़ी नहीं, और अब टोक्यो ओलंपिक में भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं विश्व के सामने। और इससे पहले भी दोस्तों ये 6 बार गोल्ड मेडल भारत के लिए जीत चुके हैं। तो पूरा अध्ययन इनके बारे में कर लेते हैं क्योंकि हम प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रशासनिक सेवा से ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमसे कई बार पूछ ली जाती हैं कि इनके बारे में सुना है, इंटरव्यू में खासकर मैं बोल रही हूँ, और एग्ज़ाम में तो दोस्तों प्री में मतलब ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, है ना। तो ओलंपिक हमें प्री के लिए पूरा रखना ही है। और मेंस में जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स हमारे स्पेशल दी गई है, एक यूनिट दी गई है स्पोर्ट्स एंड गेम्स की। तो मेंस में भी हमारे स्पोर्ट्स एंड गेम्स इंपॉर्टेंट हैं और स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी हमें अलग से पढ़नी है मेंस के लिए भी। तो तीनों ही चीज़ों के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इनके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में 24 अगस्त से शुरू हो रहे पैरा ओलंपिक खेलों में जिले के डीएम सुहास एलवाई भी हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ बात हो रही है 24 अगस्त से शुरू हो रहे पैरा ओलंपिक खेलों की। तो पैरा ओलंपिक खेल जो है वो 24 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। और अब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि ओलंपिक खेल कब से शुरू हो रहे हैं। मैंने आपको कईयों बार बता दिया है, जब भी हमने ओलंपिक में किसी खिलाड़ी की बात करी है या फिर वैसे भी कई बार ये न्यूज़ कवर कर ली है कि ओलंपिक खेल कब से शुरू होने वाले हैं, कब से ख़त्म होने वाले हैं। तो कई बार आपको बता दिया है। तो आई होप कि आपको याद होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो मेन ओलंपिक खेल है वो कब से शुरू हो रहे हैं और कब से ख़त्म हो रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम पैरा ओलंपिक खेलों की। तो जो डीएम सुहास हैं वो पैरा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आपको बता दें कि सुहास एलवाई दुनिया में तीसरे नंबर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इसके अलावा सुहास 2007 बैच के आईएएस अफसर हैं और फिलहाल गौतम बुद्ध नगर नोएडा में ये अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर पैरा ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ियों की बात करें तो विश्व में टॉप 3 तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं फिलहाल इनकी रैंकिंग अगर अपन देखते हैं। और वैसे ये अभी डीएम है और गौतम बुद्ध नगर मतलब ये नोएडा में अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि आम खिलाड़ी से इतर सरकारी फाइलों से जूझने वाले अफसर के लिए राज्य या बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर खेल पाना संभव नहीं हो पाता। लेकिन प्रदेश के आईएएस अफसर सुहास एलवाई ने इतिहास रचते हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए अपना टिकट फाइनल करवा लिया है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम प्रशासन में आते हैं, चाहे वो राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवा हो, है ना, स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, है ना। इसमें वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि हम मतलब अपनी हॉबीज़ तो छोड़ दीजिए, पर्सनल लाइफ भी कई बार हमें बहुत ज़्यादा इग्नोर करनी पड़ती है ना। तो वर्कलोड आपको पता ही है कि प्रशासन और मतलब एक आरएएस ऑफिसर्स के ही इतना ज़्यादा होता है। तो आप समझ सकते हो आईएएस ऑफिसर तो पूरा जिले का मालिक होता है, तो उन पर कितना ज़्यादा होता होगा, है ना। और ऐसे वर्कलोड में अपनी हॉबी मेंटेन करना, जो कि हमें डीएम बनने से पहले थी, वो अपने आप में एक मतलब चमत्कारिक सी बात बोलेंगे। और उसके साथ ही ना सिर्फ हॉबी मेंटेन करी है बट उस हॉबी को इतना ज़्यादा डेवलप किया है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना। तो ये अपने आप में प्रेरणा है। हम यूँ कहते हैं कि हम जॉब में हैं, हम टाइम नहीं निकाल सकते, यार मैं तो ये चीज़ भूल ही गया ज़िंदगी में करना, नौकरी लगने के बाद में ये हो गया वो हो गया। हम जैसे लोगों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जॉब में होते हुए भी किस तरह से इन्होंने मेंटेन किया है टाइम मैनेजमेंट, किस तरह से। और जॉब भी ऐसी वैसी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट
एक मजिस्ट्रेट की जॉब है ना, और इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन प्रदेश के IAS अफसर सुहास एलवाई ने इतिहास रच दिया है, इतिहास ही रचा है दोस्तों। मतलब क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। सुहास को SL3 यानी स्टैंडिंग लोअर कैटेगरी में इंटरनेशनल रैंकिंग 3 का फ़ायदा मिला, जिसकी बदौलत 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाले पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने वे टोक्यो जाएंगे। तो इनको फ़ायदा किस चीज़ का मिला है? इनको मिला है फ़ायदा दोस्तों SL कैटेगरी, SL मतलब स्टैंडिंग लोअर कैटेगरी का। स्टैंडिंग लोअर कैटेगरी में ही इन्होंने मतलब क्वालिफाई किया है और 24 अगस्त से 3 सितंबर तक ये खेलों में भाग लेने वाले हैं। तो जो लोग खेलों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उनको पता होगा स्टैंडिंग लोअर कैटेगरी क्या होती है। तो अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं पता है तो सर्च कर लीजिएगा। बिकॉज हमारे मेंस में स्पोर्ट्स गेम इस पर अलग से दिए हुए हैं और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्री की भी एग्ज़ाम दोस्तों कुछ ही दिनों में आने वाले 3-4 महीनों में होने वाली है। तो ओलंपिक खेल ताज़ा रहेंगे। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड की जो मैंने एग्ज़ाम दी थी तो कम से कम भी उसमें उस टाइम भी कोई से गेम हुए थे। अब मुझे शायद राष्ट्र पता नहीं कौन से तो गेम हुए थे। कम से कम स्पोर्ट्स में से लास्ट के जो मेरी मतलब सबका अलग अलग यूनिट होती है पेपर की, जैसे मेरे D थी ज्योग्राफी से, जो मतलब फर्स्ट पेपर जो होता है, तो उसमें D यूनिट में मेरे लास्ट के 7 सवाल स्पोर्ट्स से ही थे। और वो स्पोर्ट्स मुझे करंट की वजह से ही याद रहा था और मेरे वो 7 सवाल सही हुए थे। तो दोस्तों और वैसे मेरी स्पोर्ट्स में रुचि नहीं है, लेकिन अगर हम करंट से अपडेट रहते हैं ना तो हमारे ये सवाल हमें फिर आगे ले जाते हैं मेरिट बनाने में, ठीक है। तो मैं तो आपको बोलती हूँ कि मैं तो GK की वजह से ज़्यादा पास, मतलब ज्योग्राफी भी अच्छी है लेकिन ज्योग्राफी मेरी बहुत सालों से छुट्टी हुई थी RS की तैयारी की वजह से, तो GK ने मुझे बहुत योगदान दिया था पास करवाने में। तो आपको बोलती हूँ अगर आपकी करंट स्ट्रोंग है तो आप हर एक मतलब फैक्टर में सामान्य बच्चों से 2-3% आगे रहोगे, ठीक है। सुहास ऐसा करने वाले पहले देश के IAS ऑफिसर होंगे जो पैरा ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बीते 2 सालों में कोरोना संक्रमण के चलते सुहास का अधिकतर समय नोएडा में स्थितियां सुधारने में ही बीता है। उन्होंने अपना आखिरी टूर्नामेंट ब्राज़ील ओपन 2020 में और पेरू ओपन फरवरी 2020 के रूप में खेला था, जहाँ स्वर्ण पदक जीतने में वो कामयाब रहे थे और इसी प्रदर्शन के आधार पर उनके वर्ल्ड रैंकिंग 3 आ गई है। और इसके बाद से सुहास ने कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल सके हैं, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग में जिन्हें पैरा ओलंपिक खेलों का टिकट इन्हें दे दिया है। तो दोस्तों बिकॉज ऑफ कोरोना 2 साल से गेम हुए भी नहीं हैं और बिकॉज ऑफ वो क्योंकि DM है तो अपने ज़िले के मतलब अपने इलाके की उनको व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कोरोना में और भी वर्कलोड बढ़ गया था, तो इस वजह से 2 साल से तो वो पिछले कोई मेडल नहीं जीत पाए, मतलब खेल ही नहीं हुए। लेकिन उससे पहले उन्होंने 2 मेडल जीते थे और उन मेडल्स के आधार पर ही उनकी 3rd रैंकिंग थी और इसी मेडल के आधार पर दोस्तों उनका चयन हुआ है, ठीक है। तो उनका कहना अगर थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। अब मेरा लक्ष्य देश को पदक दिलाने का है। एलवाई ने बताया कि ईश्वर की कृपा की बदौलत पैरा ओलंपिक खेलों में खेल पाने का अवसर उन्हें मिला। यह सब उनके माँ बाप की दुआओं का असर है। मेरे पिताजी हमेशा मेरा सहयोग करा, मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। पिताजी ने कहा जो करना है करो। साथ ही सुहास एलवाई ने बताया कि जिनके बच्चे डिसेबल हैं उनका हौसला बढ़ाएं ताकि उनकी ताकत बने और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। इसके अलावा अपने काम के बारे में बताते हुए DM बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी नोएडा पोस्टिंग में ट्रेनिंग उनकी जो थी मतलब बैडमिंटन की वो छूट सी गई थी, लेकिन इस दौरान भी अपनी फिटनेस को लेकर लगातार सजग रहे। मौजूदा वक्त में स्थितियां नियंत्रण में हैं, इसलिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर पा रहा हूं। पैरा ओलंपिक खेलने को लेकर वो गर्व महसूस कर रहे हैं और अब मेरा लक्ष्य यहाँ देश को पदक दिलाने का है, जिसके लिए मेरी ट्रेनिंग शेड्यूल को निर्धारित मैंने कर लिया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि मतलब एक ज़िले का कार्यभार भी संभाल रहे हैं, अपनी हॉबी पे भी मतलब रख रहे हैं काम। और मतलब सबसे ज़्यादा डिसेबल लोग जो है वो अपने आप को कमज़ोर नहीं पाए, उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि वो उनकी ताकत बने और वो खुद भी अपनी ताकत को महसूस करे। अगर दोस्तों एक सच्चाई होती है दुनिया की कि अगर कोई डिसेबल पर्सन है, मे बी उनका हाथ में कोई प्रॉब्लम है, पैर में कोई प्रॉब्लम है, आँख में कोई प्रॉब्लम है ना, तो उनको भगवान ना ऐसी कोई ना कोई दिव्य ताकत देता है जो हमारे पास में नहीं होती। चाहे उनका दिमाग तेज हो, चाहे उनके समझने की क्षमता तेज हो, कुछ ना कुछ उनमें ऐसा चमत्कारिक होता है जो सिंपल लोगों के पास नहीं होता है ना। बस उस चीज़ को खोजने की देर होती है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो डिसेबल होते हुए भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तो किसी भी पर्सन को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस खुद की क्षमता पहचानने की ज़रूरत है, ठीक है। और दोस्तों इन्होंने इससे पहले 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। तो अगर प्री में क्वेश्चन आ जाए तो इनमें से थोड़ा सा देख लेना है। 2016 में एशिया पैरा बैडमिंटन में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था।
2017 में टर्की पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, 2018 में नेशनल पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 2019 में आयरिश पैरा बैडमिंटन में, 2019 में तुर्किश में, और फिर 20 में ब्राज़ील ओपन जीता था, और 2020 में पेरू ओपन। तो इतने तो मुझे पता है नहीं याद रहेंगे, बस हमारा यहाँ पे है ये पर्सनैलिटी कवर करने का। ये पर्सनैलिटी हमें याद रह जाए, किस क्षेत्र से रिलेटेड है वो याद रह जाए, काफ़ी है। और फिर अगर हम मतलब इनके लिए दुआ करेंगे कि ये गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लेके आएँ, और अगर ये मेडल जीतते हैं तो फिर हम उनका एक दो बार और अध्ययन कर लेंगे, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, और एक पर्सनैलिटी भी कवर हो जाएगी, और एक मेडल भी कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट अलग अलग देशों से निकले हैं। इनके नाम दोस्तों तो ये मतलब अपन पढ़ते रहते हैं, डेल्टा वेरिएंट, अल्फा वेरिएंट, गामा वेरिएंट। तो एक बार मैंने इन सारों को एक जगह लिख दिया है, हो सकता है प्री एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाए, इधर वेरिएंट का नाम दे देंगे और इधर दे देंगे किस देश से ओरिजिनेट हुआ है। जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट के लिए हमने कई बार पढ़ा कि भारत पे इल्ज़ाम लगा कि उसकी उत्पत्ति भारत से हुई है, और फिर भारत ने मना भी किया कि हमसे कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, और WHO ने भी माना कि भाई स्पेशल मतलब भारत में सबसे ज़्यादा केस जरूर मिले थे, लेकिन ऐसा मतलब स्पेशल किसी देश को ब्लेम करना गलत है। तो यहाँ पे मतलब इस अंदाजे पे ही कि भाई इसका इन सब का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है ना, अल्फ़ा वेरिएंट का इन सब का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, इसी आधार पर इन सब के नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों अल्फ़ा वेरिएंट मतलब ये नाम कौन देता है? सबसे पहले तो ये नाम देता है, जैसे ये सब हैं तो कोरोना वायरस ही, लेकिन हमको पता है वायरस अपना रूप बार बार में चेंज करता रहता है, इसीलिए वैक्सीन की मतलब उस पर प्रभावी कम होती है, क्योंकि हम एक वायरस के एक वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाते हैं, वो अगले 1-2 महीने में दूसरा वेरिएंट मतलब डेवलप कर लेता है, फिर तीसरा कर लेता है ना, इसलिए वैक्सीन कम काम करती है। ठीक है, तो इसी आधार पर क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के वेरिएंट कोरोना के मतलब अलग अलग तरह के रूप पाए गए, तो उसी आधार पर उनका नामकरण किया गया। जो रूप जहां उद्गम हुआ उस आधार पर WHO ने इसका नामकरण किया, और WHO ने इसलिए नामकरण किया ताकि हम इस वेरिएंट को आसानी से पहुंचा सके, है ना, मतलब जान सके, है ना, तो इसलिए उनको ऐसा नाम दिया गया है। तो दोस्तों अल्फ़ा वेरिएंट UK में जन्म हुआ था, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका से, गामा ब्राज़ील से, डेल्टा आपको पता ही है भारत से, और कोपा भी भारत से है। ठीक है, और एक है इपिसिलोन, ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, जीटा ब्राज़ील का है, और ईटा है वो बहुत सारे देशों से है। तो ईटा का कोई फिक्स देश नहीं माना जा रहा है, तो ये थोड़े से आप थोड़ा सा देख लेना। अल्फा UK से है, बीटा साउथ अफ्रीका से, गामा ब्राज़ील से आया है, और अपने दो हैं डेल्टा और कोपा। ठीक है, और इपिल्सन यूनाइटेड स्टेट्स और जीटा ब्राज़ील का, तो दो हो गए, देखो ब्राज़ील के भी गामा भी और जीटा भी हो गया, है ना। अब भारत का मैंने ये वाले नाम भी लिखे, साइंटिफिक नेम भी, क्यों? क्योंकि ये इंडिया के हैं ना दोनों वायरस, इंडिया से मतलब इंडिया में ज़्यादा प्रभावित यही मतलब प्रभाव डालने वाले यही रहे हैं, तो हमें इनका नाम थोड़ा सा ये भी, बाकी ऐसे नाम सबके हैं इनके, लेकिन इतनों के नाम हमें याद नहीं रहेंगे, बट इंडिया वालों के नाम तो थोड़े से देख लेते हैं। तो हमारा जो डेल्टा वेरियंट है उसका नाम है B16172। ठीक है, और जो हमारा कोपा वेरियंट है उसका नाम है B16171। तो 7-1 इसका क्यों और 2 इसका क्यों? क्योंकि कोपा जो वेरियंट था वो पहले आया था, और जो डेल्टा वेरिएंट है वो बाद में आया है, इसलिए इसका 7-1 कर दिया और इसका 7-2 कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आज बात करते हैं डिफेंस की न्यूज़ की। डिफेंस की न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो डिफेंस में दोस्तों MH-60R हेलीकॉप्टर चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, क्या है, कहाँ से ख़रीदा है, तो हम पूरा देख लेते हैं। आप लोग कई बार पूछते हो कि मैडम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए कौन सी बुक्स पढ़े। तो दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई बुक मैंने नहीं पढ़ी थी, हमेशा करंट में से साइंस टेक और इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है, तो मैं हमेशा इसके लिए करंट पे ही जोर देती हूँ। तो दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, साइंस एंड टेक की अलग से कॉपी बना के रखो, जैसे करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं उनमें भी साइंस एंड टेक की अलग से बना के रखिए, ताकि क्या होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देती हूँ ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। कोई रडार, कोई मिसाइल है ना अपन ने लॉन्च करी है, कोई हेलीकॉप्टर अपन ने खरीदा है, तो ये ऐसे क्वेश्चन साइंस टेक में पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप अलग से रख लोगे ना, तो आपकी 4-5 महीने में साइंस एंड टेक वैसे ही कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हम छोटे मोटे जैसे प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लिया, मूमल पढ़ लिया, उसमें भी रक्षा और प्रौद्योगिकी नाम से अलग से यूनिट आती है, 5-10 पेज आते हैं, तो वहाँ से और बाकी कवर हो जाएगी। तो इस तरह से साइंस एंड टेक कवर हो जाती है। साइंस एंड टेक में से किताबों में से क्वेश्चन ना बहुत कम होते हैं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं, किताबें पढ़ने का उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो, बाकी आप लोग मतलब अपना अच्छे से समझ सकते हो। तो MH-60R हेलीकॉप्टर के बारे में देखें तो भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने का एक और संकेत देते हुए अमेरिका नौसेना ने पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना को सौंप दिए। तो दोस्तों हमने मतलब अमेरिका से ये
अमेरिका से खरीदे हैं और इनका नाम है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, है ना। और किसने खरीदे हैं? भारतीय नौसेना के लिए हमने खरीदे हैं। तो भारतीय नौसेना अमेरिकी सरकार से विदेशी सैन्य बिक्री के तहत लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित ये 24 हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिसकी अनुमानित कीमत 2.4 अरब डॉलर है। तो दोस्तों हम किससे खरीद रहे हैं MH-R हेलीकॉप्टर? MH-60R हम अमेरिका से खरीद रहे हैं। कितने खरीद रहे हैं? टोटल 24 खरीद रहे हैं। अभी तक कितने आ चुके हैं? तो पहले 2 हेलीकॉप्टर अपने पास आए हैं। सौदे की कुल कीमत कितनी है? सौदे की कुल कीमत 2.4 अरब डॉलर है। सैन डिएगो के नौसेना हवाई स्टेशन नॉर्थ आइलैंड या फिर NAS नॉर्थ आइलैंड में शुक्रवार को हुए समारोह में अमेरिकी नौसेना से भारतीय नौसेना को औपचारिक तौर पर हेलीकॉप्टर सौंपे गए। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू इसमें शामिल हुए। संधू ने कहा कि सभी मौसमों में काम करने वाले मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के बेड़े में शामिल होना भारतीय अमेरिका द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत अमेरिका की दोस्ती नई ऊंचाइयों को छू रही है। तो दोस्तों हमारे लिए देखो इस क्वेश्चन से विदेश नीति भी हमारी कवर हो रही है कि हमारे जो संबंध हैं वो अमेरिका से मजबूत होते जा रहे हैं। पहले हमारे ऐसे संबंध रसिया के साथ थे, लेकिन आजकल रसिया और चाइना आपस में फ्रेंड बनते जा रहे हैं। तो हमारे संबंध अमेरिका से अच्छे होते जा रहे हैं और हमें ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसे चाइना की आक्रामक नीति होती है, हमसे हमेशा छेड़छाड़ करता रहता है सेना पे। तो हमारे लिए कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो हमारे लिए खड़ा हो, बिकॉज इंडिया अकेला नहीं जीत सकता और कोई भी देश चाइना को अकेला नहीं जीत सकता, मतलब एक अमेरिका को छोड़ के, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा अपनी सेना पे खर्च करता है और बहुत ज़्यादा उसने सब कुछ ये बढ़ा रखा है अपने सैन्य क्षेत्र में एक्टिविटीज़। तो है ना, उससे मतलब मिलके ही लड़ सकते हैं। वास्तव में तो कोई देश लड़ना ही नहीं चाहता। एक चाइना का ही नेचर ऐसा है जो मतलब जानबूझ के अपने अड़ोसी पड़ोसी देशों से कुचलने करता रहता है। तो दोस्तों चाइना के लिए हमें अमेरिका से हाथ बढ़ाने होंगे और हम अमेरिका से अच्छी दोस्ती बढ़ा भी रहे हैं। और इसी में हम रक्षा क्षेत्र में सहयोग देखें तो हमने इसी कारण से अमेरिका से इतने शानदार वाले हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं जो हर मौसम में काम करेंगे। कुछ हेलीकॉप्टर होते हैं जो ख़राब मौसम में काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी के हेलीकॉप्टर हैं तो ये हर मौसम में काम करेंगे। तो एक तरफ तो हमारा सैन्य क्षेत्र मजबूत होगा, नौसेना मजबूत होगी, दूसरी तरफ अमेरिका और इंडिया की दोस्ती भी मजबूत हो रही है। अगर हम कोई देश से इतनी बड़ी डील करते हैं ना तो उनसे हमारी दोस्ती संबंध भी अच्छे होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय रक्षा व्यापार पिछले कुछ सालों से 20 अरब डॉलर से अधिक फैल गया है। रक्षा व्यापार के अलावा भारत और अमेरिका रक्षा मंचों के सह विकास पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। संधू ने हाल ही के समय में रक्षा क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों का जिक्र किया, जिससे विदेशी निवेशकों के लिए नए अवसर पैदा हो सके। अब नौसेना की दोस्तों इस हेलीकॉप्टर के आने से क्या होगा, तो त्रिआयामी क्षमताएं बढ़ेंगी, है ना। MH-60R हेलीकॉप्टर सभी मौसमों में काम करने वाला हेलीकॉप्टर है, जिसे विमानन की नई तकनीकी के साथ कई मिशनों में सहयोग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन MH-R के शामिल होने से भारतीय नौसेना की त्रिआयामी क्षमताएं बढ़ेंगी। हेलीकॉप्टरों को कई विशिष्ट उपकरण और हथियारों से भी लैस किया जाएगा। भारतीय चालक दल का पहला बैच अभी अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहा है। तो दोस्तों हमारी मतलब नौसेना की त्रिआयामी ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि यह मतलब इसमें कई सारे दोस्तों हथियारों से लैस होगा। यह हेलीकॉप्टर सारे मौसमों में काम करेगा और क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को चलाने की टेक्निक भी थोड़ी अलग तरह की होगी, तो हमारा चालक दल जो है हेलीकॉप्टर चलाने वाला वो भी अमेरिका में ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक है। रक्षा विभाग के अनुसार इस प्रस्तावित बिक्री से भारत की सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों की क्षमताएं बढ़ेंगी। भारत इन क्षमताओं का इस्तेमाल क्षेत्रीय खतरों से निपटने और अपने देश की रक्षा को मजबूत करने के तौर पर कर सकेगा। भारत सरकार ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक यात्रा से हफ्तों पहले फरवरी 2020 में हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी थी। तो जो ट्रंप जी ने हमारे यहाँ पे यात्रा करी थी उससे कुछ दिन पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस समझौते के अनुसार पहले मतलब 2 हेलीकॉप्टर हमें अभी प्राप्त हो चुके हैं। एक दोस्तों हमारे पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी, उनकी अफगानिस्तान में मौत हो गई है। तो कई बार ऐसी पर्सनैलिटी पूछ ली जाती है ये किस क्षेत्र से रिलेटेड थे, तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व से हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
मीडिया कवरेज के लिए गए हुए भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की शुक्रवार को हत्या कर दी गई। और दानिश सिद्दीकी जो थे दोस्तों कई हमारे संस्थानों से जुड़े हुए थे। कोरोना महामारी के दौरान हाल में खींची गई दानिश की तस्वीरें दिल्ली के अस्पतालों और ऑक्सीजन बेड, इलाज के अभाव में दर बदर भटकते लोगों के दर्द बयां करती हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के संघर्ष को भी उन्होंने फोटोग्राफी में देखा है। लॉकडाउन के दौरान पैदल जाते प्रवासियों की तस्वीरें, दिल्ली के दंगों के दौरान धार्मिक आधार पर दो पक्षों में हुई हिंसा, जामिया के छात्रों पर एक युवक द्वारा पिस्तौल से फायरिंग करने की तस्वीर, सीमापुरी के शमशान घाट पर उनके द्वारा लिया गया एरियल शॉट लोगों के बीच में खास चर्चा में रहा। तो मतलब इन बातों से ये पता चलता है कि बहुत ही मतलब उम्दा पत्रकार थे। उनकी कई सारी तस्वीरें चर्चा में रही हैं और कई सारी तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। तो इसलिए इतने उम्दा जो पत्रकार अभी अफगानिस्तान में काम कर रहे थे जहाँ पे आतंकवादियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। और ये इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि 2018 में दानिश को पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है। तो पत्रकारिता जगत का एक अच्छा पुरस्कार होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पुलित्जर, तो वो भी उन्हें मिल चुका था। तो उनकी हत्या कर दी गई है। हमारे देश के नागरिक थे, हमारे मतलब पत्रकार थे, तो हमारे लिए पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। तो थोड़ा सा कि किससे रिलेटेड थे ये पर्सनैलिटी, कौन थे, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। एक योजना लॉन्च की गई है दोस्तों, किसान मित्र योजना। जब हम न्यूज़ नहीं डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक 17 तारीख को यह लॉन्च की गई थी, इसमें दी हुई हैगी। तो क्या है ये राजस्थान की न्यूज़ है। राजस्थान की हर एक योजना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किसान मित्र योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा विभाग में 308 करोड़ की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और उद्घाटन किया। किसान मित्र योजना के तहत सरकार की तरफ से प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपये प्रति माह का अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पैराग्राफ की यही है कि किसान मित्र योजना है क्या, कि भाई हर एक किसान परिवार को बिजली बिल पर, ठीक है, 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मान लीजिए हमारा 10,000 का बिल आ रहा है तो 1000 रुपये गवर्नमेंट भरेगी और 9000 रुपये हमें भरने पड़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। खास बात यह है कि अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आ जाएगा और इस योजना का लाभ इसी साल मई में आए बिजली बिलों पर भी लागू होगा। तो जो मई में हमारे बिल आए हैं वहीं से लागू हो जाएगा, लेकिन किसान परिवार होना चाहिए, है ना। सिंपल परिवारों को नहीं, किसानों को मिलेगा। और हमारे बिजली बिल में किसानों को 1000 रुपये का अनुदान मिलेगा। और वो अनुदान मिलेगा कैसे, वो अनुदान हमारे बैंक खाते में आ जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत कृषि बिजली बिल में 1000 रुपये प्रति माह है तथा 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अधिकतम अनुदान दिया जा सकता है। तो एक माह में हमें 1000 रुपये की छूट दे रही है, मतलब 1000 रुपये सरकार हमारे बैंकों में डलवा देगी। तो 12 महीने में 12,000 रुपये सरकार हमारे बैंक में डलवा देगी। तो न्यूनतम 1000 रुपये का दे रही है और अधिकतम सरकार 12,000 रुपये का अनुदान हमें दे रही है। इस योजना के लाभार्थी समस्त सामान्य श्रेणी के ग्रामीण मीटर्ड और फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता होंगे। तो दोस्तों इसका लाभ किसको मिलेगा, जो भी ग्रामीण श्रेणी में जिनके मीटर लगा हुआ है और फ्लैट रेट कृषि जो उपभोक्ता है, जो कृषि बिल अपना बनवाते हैं, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 1450 करोड़, ये ऐसे लिखा हुआ है, 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। मतलब 1450 रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। 1000 रुपये किसानों को देने के लिए सरकार को कितना खर्चा उठाना पड़ेगा, एक साल में 1450 करोड़ रुपए का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो शनिवार को किसान मित्र योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जनता से किए हुए सभी वादे वो पूरा करने वाले हैं। जन घोषणा पत्र में उन्होंने जो वादे किए हैं उनको समय पर पूरा किया जाएगा। ब्यूरोक्रेसी में इस तरह दिन रात मेहनत कर रही है। और उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी किसानों को 6 घंटे बिजली दी जा रही है। और आज से कुछ वर्ष पहले बिजली के लिए प्रदेश भर में आंदोलन होते थे। तो ये कह रहे हैं कि हमने हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो भी वादे किए थे हम सभी पूरा करेंगे। 6 घंटे किसानों को बिजली दे रहे हैं, हम बिजली बिल में भी छूट दे रहे हैं। किसान सड़कों पर उतरते थे, लेकिन आज राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में बिजली उत्पादन हो रहा है। गहलोत ने कहा कि वर्ष 2024 तक सोलर ऊर्जा के टारगेट भी पूरा कर लेंगे। 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य सोलर ऊर्जा से रखा गया है। तो दोस्तों हमारी जो नई सौर ऊर्जा नीति आई है उसमें हमने टारगेट रखा है कि 20,000 मेगावाट बिजली हम सोलर ऊर्जा से ही उत्पादित करेंगे।
तो गहलोत जी ने कहा है कि अब किसानों को बिजली की कमी भी नहीं आएगी। 6 घंटे हम ऑलरेडी बिजली दे रहे हैं और उसके अलावा 20,000 मेगावाट हम सोलर से भी उत्पादन कर लेंगे। ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ है, देश में जीडीपी गिर रही है लेकिन किसान, ये सब चुनावी बातें हैं, अपन को ये सब नहीं पढ़ना है। ये तो जो पूरी न्यूज़ थी मैंने ऐसे कैसे कवर कर ली, तो इतना सब कुछ अपन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों एक प्रश्न देख लेते हैं। मानसूनी सत्र हमारा शुरू होने वाला है, चर्चा में है मानसूनी सत्र। तो संसद में कितने सत्र होते हैं, कौन सा सत्र कब आयोजित किया जाता है, इस बहाने हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए आमंत्रित करता है। तो सत्र बुलाता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाता है। प्रत्येक सदन को अंतिम तिथि के बाद राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आगामी अधिवेशन के लिए सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करना होगा। सबसे पहले तो सदन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। 2 सदनों मतलब 2 बैठकों के बीच में अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है दोस्तों? 6 माह का अंतर हो सकता है। ठीक है। तो 6 माह से पहले पहले सत्र बुलाना पड़ता है। यद्यपि सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तथापि व्यवहार में यह आशय प्रस्ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है। तो वास्तव में तो यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है सदन आमंत्रित करने की, लेकिन वास्तव में इस शक्ति का उपयोग कौन करता है? जिस भी दल की सरकार है वो जब चाहे तब राष्ट्रपति के नाम से सत्र बुला लेते हैं। ठीक है। तो संसद के सत्र सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में 3 सत्र होते हैं, और ये कौन कौन से और कब कब से है ये हम मतलब याद रखिएगा। कई बार पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। बजट सत्र होता है, मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र होता है फरवरी और मई में, मानसूनी सत्र होता है जुलाई और अगस्त में, और शीतकालीन सत्र दोस्तों नवंबर दिसंबर में होता है। ठीक है। तो 3 सत्र हो गए, बजट सत्र हो गया, मानसूनी सत्र हो गया और शीतकालीन। वैसे नाम से भी आपको याद आ जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई तक ये चलता है, मतलब सबसे बड़ा बजट सत्र ही चलता है। ठीक है। जुलाई और अगस्त में चलता है मानसूनी सत्र, और नवंबर दिसंबर के आसपास शीतकालीन सत्र चलता है। राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच में 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के 1 वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा में जो बजट अधिवेशन है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है ना। तो हमारे देखो लोकसभा में तो बजट जो सत्र है वो एक साथ ही चलता है, जो 3-4 महीने का सत्र है वो एक साथ चलता है, लेकिन राज्यसभा में बजट सत्र को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं, बीच में गैप ले लेते हैं। इस तरह से अगर राज्यसभा में सत्र की बात करें तो कितने सत्र हो गए? 4 सत्र हो गए राज्यसभा में। ठीक है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? इसके साथ ये वाली न्यूज भी देख लेते हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है, और इसके बाद राष्ट्रपति संसद भवन में के केंद्रीय कक्ष में एक साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण देता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है जब भी नई लोकसभा का चुनाव होता है, तो तब दोस्तों जब सारे मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष वगैरह ये सब चुन लिए जाते हैं, उसके बाद में राष्ट्रपति आता है और सबके समक्ष अभिभाषण करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। अभिभाषण में ऐसी नीतियां, कार्यक्रम का विवरण होता है जिन्हें आगामी वर्ष में कार्य रूप देने का विचार हो, साथ ही पहले वर्ष की गतिविधियों और सफलताओं। देखो राष्ट्रपति है ना 2 बार सामने आता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण ना 2 बार होता है। एक तो होता है दोस्तों कि जब भी मतलब नई लोकसभा बनती है, मतलब 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं और नई लोकसभा बनती है, तब पहले सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। और इसके अलावा हर साल का जो पहला सत्र होता है, साल में मतलब नई साल 5 सरकार की 5 साल की होती है, तो 5 साल में 5 जो सत्र होंगे, पहला जो सत्र होगा उसमें राष्ट्रपति भाषण देगा। तो पहले साल उन्होंने क्या किया, आने वाले साल जो आने सरकार है वो क्या करने वाली है, यह सब विवरण वो देता है। यह अभिभाषण चूंकि सरकार की नीति का वर्णन होता है तो सरकार ही तैयार करती है। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो तैयार कौन करता है? जिस भी दल की सरकार है, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हीं की नीतियों को इसमें बताता है अपने भाषण में, तो वो ही सरकार ही है तैयार करती है। ठीक है। अतः सरकार द्वारा तैयार किया गया अभिभाषण पर चर्चा बहुत व्यापक रूप से होती है। धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों के द्वारा उन मामलों पर भी चर्चा हो सकती है जिनका अभिभाषण में विशेष रूप से उल्लेख नहीं हो। तो जब राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता है दोस्तों, तो उसके पश्चात धन्यवाद प्रस्ताव पारित होता है। सभी मतलब जो मेंबर होते हैं वो धन्यवाद प्रस्ताव पारित करते हैं, और उसमें कुछ और बिंदु भी अगर चर्चा करने लायक हो तो वो भी उसमें लिख दिए जाते हैं और उस पर भी फिर चर्चा कर ली जाती है। ठीक है।
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदन के 2 सदस्यों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। तो लोकसभा में दोस्तों एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। कुछ ऐसी परंपरा बनी हुई है कि उपाध्यक्ष विपक्ष के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो दोस्तों अध्यक्ष तो उसी पार्टी का चुना जाएगा जिस पार्टी की सरकार है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ याद रखना कि उपाध्यक्ष मोस्टली क्या हमेशा ही विपक्ष की पार्टी में से चुना जाता है। और यह संसद में मतलब हमारे संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है, यह एक परंपरा है जो हमेशा निभाई जाती है। प्रायः कोशिश रहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का यह काम वे अपने सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से और नियमों के अनुसार चलाएं। तो उनका काम क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का सदन को ठीक तरह से चलाएं। ठीक है, आगे दोस्तों कैच द रेन अभियान के बारे में आया था। तो कैच द रेन अभियान के बारे में न्यूज़ तो ये आई थी कि भाई कैच द रेन अभियान किताबों में ही चल रहा है, कोरोना की वजह से पैसे वैसे मिले नहीं है तो कुछ काम इस पर किया नहीं गया है। कल के पेपर में ये न्यूज़ थी, तो इस बहाने हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये राजस्थान सरकार की योजना है, सॉरी राजस्थान की तो नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट योजना है। तो हम पढ़ लेते हैं कैच द रेन अभियान के बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय ने नेहरू युवा केंद्र संगठन, युवा कार्यक्रम, खेल मंत्रालय के सहयोग से कैच द रेन नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। तो कैच द रेन मतलब बारिश को पकड़ो, बारिश को कैच करो। तो ये कौन कर सकता है, ऑब्वियसली जल मंत्रालय ही करेगा, है ना, और कुछ और मंत्रालयों के सहयोग से उसने किया है। तो इसकी टैगलाइन है बारिश के पानी का संरक्षण जहाँ भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। तो हर एक जैसे कि हमारा जल स्वावलंबन अभियान था राजस्थान का, तो उसकी भी कुछ टैगलाइन थी। अगर आपको याद है क्या टैगलाइन थी, बहुत चर्चा में रहता है जल स्वावलंबन अभियान। इंटरव्यू में मतलब वो पुरानी हो गई न्यूज़, लेकिन अभी भी जल स्वावलंबन अभियान पूछा गया है इंटरव्यू में कई बच्चों से, है ना। तो आपको पता है उसकी टैगलाइन क्या थी? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता है तो एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा फिर बताइएगा, क्योंकि ये हमारे पूछते भी रहते हैं जल संरक्षण की योजनाएं, है ना, राजस्थान में। तो उसमें भी हम लिखेंगे, है ना, जल स्वावलंबन अभियान है, तो थोड़ा सा आप उसको देख लेना। तो इसकी टैगलाइन क्या है, बारिश के पानी का संरक्षण जहाँ भी संभव हो, जैसे भी संभव हो, सभी परिस्थितियों के आधार पर जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करना। इसमें काम क्या होंगे दोस्तों कि बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए जल संचयन संरचना, मतलब संरचना क्या बनानी, जैसे कोई बावड़ी बना दी, कुएं बना दिए, तालाब बना दिया, पोंड बना दिया, ये काम सरकार को करने थे। अभियान के कार्यान्वयन के लिए प्रभावी प्रचार करना था, सूचना फैलानी थी, शिक्षा संचार गतिविधियों के माध्यम से जमीनी स्तर के लोगों को शामिल करना था। तो ये काम सिर्फ सरकारें नहीं करेगी, सरकार यह काम के लिए पैसे अलॉटमेंट करेगी, लेकिन इससे जो मान लो किसी गांव में पानी का संरक्षण करना है तो उस गांव वालों को जोड़े इस चीज़ से, ताकि वो लोग इस चीज़ में आगे बढ़ चढ़ कर काम करें और वो बताएं कि हम किस तरह से पानी को रिजर्व कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते थे हम इसमें, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए गड्ढे बनाना, छत पर RWHS का निर्माण करना, चेक डैम बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, संचयन की भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अतिक्रमणों और टैंक की सिल्ट को हटाना, पानी के उन चैनलों में अवरोधों को हटाना जो जलग्रहण क्षेत्रों से पानी की आपूर्ति करते हैं, जल को वापस लाने के लिए पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं जैसे कि छोटे कुएं, गहरे कुएं का निर्माण करना। तो दोस्तों इसमें करना क्या था, जैसे बड़े बड़े गड्ढे बना लिए, छत पे भी तो पानी रिजर्व करते हैं ना। जैसे आप जैसलमेर मतलब मरुस्थल वाले इलाकों में जाओगे, हमारे कई फैमिली मेम्बर जुड़े हुए भी हैं, तो वो अपनी छत ही इस तरह से बनाते हैं कि या तो छत पे ही पानी रिजर्व कर लेते हैं या फिर छत का बहाव इस तरह से होता है कि उस घर का सारा पानी एक जगह आता है और नीचे कोई वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना देते हैं जिसमें पानी रिजर्व हो जाता है। इसके अलावा चेक डैम बना के भी कर सकते हैं, या फिर पहले से कोई तालाब बना हुआ है उसको और गहरा कर दिया, अतिक्रमण की वजह से नालियाँ रुध गई है ना, जैसे कोई तालाब बना हुआ है उसमें पानी नहीं आ पा रहा अतिक्रमण की वजह से, तो उनको साफ करना, है ना, कोई अवरोध आ रहा है उनको हटाना। ठीक है, तो ये और पारंपरिक जो हमारे जल संग्रहण की तकनीकें हैं उनके द्वारा भी, जैसे टांके बना ले, बावड़ी बना ली, है ना, उनके द्वारा भी पानी संरक्षण करना, ये सब कैच द रेन अभियान में किया गया था। तो कैच द रेन अभियान क्या है, टैगलाइन क्या है, इसमें क्या क्या कार्य किए जाने हैं, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ये नया अभियान है, अभी 2-3 महीने पहले ही लॉन्च हुआ था, इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की न्यूज़ थोड़ी मुझे फास्ट पढ़ानी पड़ी है क्योंकि बहुत लंबी न्यूज़ हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। आई होप कि नहीं समझ में आए तो आप लोग एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं, पीछे करके देख सकते हैं। बाकी कल से प्रॉपर न्यूज़ आएंगे तो कल से आराम से बोलूँगी, आराम से पढ़ाऊँगी। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो की आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, डेली की PDF मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।